स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर मेकिंग या ड्राइंग ऑप्टिकल डायग्राम। जब हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे तो हमारे क्या रूल्स होंगे वो हम लोग देखते हैं एक एक करके, क्योंकि अगर आपको रूल्स अगर ढंग से समझ में आ गए तो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका रूल्स फॉर ड्राइंग डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम्स बनाने पड़े ऑब्जेक्ट के, इमेज के, तो उसके लिए क्या रूल्स यूज होते हैं वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बहुत आसान रूल है, अगर रूल आपको समझ में आ गए तो डायग्राम भी समझ में आ जाएंगी, वो भी बहुत आसान ही होते हैं। चलिए देखिएगा, पहला जो रूल है स्टूडेंट्स वो है कि अगर आपके पास कोई मिरर है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर है आपके पास, तो इस जगह शायद इसकी पॉलिश होगी थोड़ा सा, और ये आपका मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये आपके हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, if the ray of light is parallel to principal axis coming towards mirror, then after reflection it passes through focus। अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ आ रही है, इंसिडेंट है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से वो फोकस से पास होती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। पहला रूल ये है आपका कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो अगर आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये वाला रूल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल आपका कॉनकेव में भी लगता है। अगर आपका पास कोई कॉनकेव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉनकेव मिरर है तो पॉलिश इधर से होगी इस बार, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, पॉलिश इधर से है इस बार। चलिए, तो अगर रे ऑफ लाइट अगर इसके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज कर देगा उसको आगे भेज देगा। अगर वो डाइवर्ज कर देगा तो इस बार फोकस तो मिलेगी तो नहीं एक्चुअल में, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा, अगर हमारी आंख यहां से देखेंगी तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो कहीं यहां से आ रही है, तो ये इसका फोकस होता है। एक्चुअल में तो मीट नहीं होती, लेकिन हमारी जो आंख है वो तो रिफ्लेक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकती। तो जब हम अपनी आई से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो रे है वो फोकस से आ रही है। तो ये रे ऑफ लाइट भी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी फोकस को मीट करेगी। इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, और ये फोकस को मीट एक्चुअल में करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा, इफ एनी रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis then after reflection it passes through the focus। ये आपका पहला पॉइंट है। चलिए अब दूसरा रूल देख लेते हैं पहले रूल के बाद। दूसरा रूल है स्टूडेंट्स कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास हो जानी है, ये पहला है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास वो रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही हो, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। कहने का मतलब है ये पहले वाले पॉइंट के जस्ट कन्वर्स है। पहले पैरेलल भी फोकस से पास होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, वो फोकस के पैरेलल हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, यही सेम सिनेरियो किसमें रहता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में। उसे भी समझ लेते हैं जल्दी से बना के। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इधर वाली साइड इसकी पॉलिश्ड है, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इस बार रे ऑफ लाइट यहां से आई, रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहां से आएगी फोकस पे, हमें ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रही है, और वो पैरेलल हो जाएगी फिर प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसे रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होकर आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ये पहले वाले पॉइंट का जस्ट रिवर्स है आपका। तो ये दूसरा पॉइंट है, हम लोग रे डायग्राम्स में देखेंगे। एक इसका तीसरा और आखिरी रूल है, वो भी समझ लेते हैं। तीसरा और आखिरी रूल है स्टूडेंट्स कि इसका
अगर कोई कॉनकेव मिरर है हमारे पास, फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, और रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो जाती है तो वो रिवर्स बैक हो जाती है जिस डायरेक्शन में आई है उसी से। रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो यहां पर टकराने के बाद वो रिवर्स बैक हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब if the ray of light passes through the center of curvature then it retraces its own path after reflection। क्लियर हो गई होगी आपको बात। चलिए, ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि यहां पर आपका जो सिल्वर सरफेस होगा वो बाहर वाला होगा जिस पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्टिंग हम यूज करें। चलिए, ये आखिरी पॉइंट था, लेकिन इसमें से छोटा पॉइंट और है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, कहीं आपसे वो यूज हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें छोटा पॉइंट और है, छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। ये है आपका, अगर कॉनकेव मिरर है आपके पास इसमें भी, और कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से रे ऑफ लाइट आती है आपकी सीधे पोल पर, सीधे डायरेक्शन पोल पे, तो वो जो यूज करेगी वो यूज करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर वो पोल पे आती है तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी विद इक्वल एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो फॉलो करेगी। ये अगर एंगल आई है और ये अगर एंगल आर है तो इस वाले केस में एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट से सीधे रे ऑफ लाइट पोल पर आती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वो बाउंस बैक हो जाएगी दूसरी तरफ, इधर की तरफ चली जाएगी। एंगल आई इसमें एंगल आर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें चौथा पॉइंट आपका ये था, इस तरीके से लाइट फॉलो करें। स्टूडेंट, ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ये रूल्स हैं। अगर हम लोग किसी भी रे डायग्राम को बना रहे हैं तो ये 4 रूल्स फॉलो होते हैं। इन 4 रूल्स के अलावा कोई भी यूज नहीं है जो उसमें यूज होता हो। इन 4 रूल्स में से जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं रूल्स वो है पहला वाला ज्यादा यूज होता है, पहला और दूसरा, वो आप लोगों को पॉइंट याद रखिएगा। इसमें से छोटी बात आप समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसमें छोटा सा एक वो है, वो और समझ लेते हैं। वो बात है स्टूडेंट्स कि हमारा जो मैंने आपको कल समझा चुका था, आपको पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास कोई मिरर है स्टूडेंट्स, और उसका कुछ ना कुछ फोकस होता है और कुछ ना कुछ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और उसके पास पोल होती है। स्टूडेंट्स, मैं ये सब आपको टर्म समझा चुका हूं। पोल का मतलब है स्फेरिकल मिरर का सेंटर, फोकल लेंथ का मतलब है फोकस और पोल के बीच में लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, उस स्फीयर का सेंटर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है। मैंने आपको समझाया था, मिरर जो है वो एक स्फीयर से निकाले हुए जाते हैं, कट किया जाता है उन्हें किसी एंगल पे, तो उस स्फीयर का सेंटर स्टूडेंट्स जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो टॉपिक है आपका वो है आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा डार्क समझा कर देता हूं जिससे आपको और क्लियर बात हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, पॉलिश्ड इधर से, रिफ्लेक्टिंग मीडियम इधर से, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हमें बस ये समझना है जो हमें रिफ्लेक्शन रिलेशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग जब रेडियस निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक रिलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक्स में आपका ये रिलेशन है जो मैं बता रहा हूं। तो वो रिलेशन होता है इसका कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। अगर आपकी पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 4 सेंटीमीटर पर बनेगा या होगा उस स्फीयर के मिरर का।
तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द जस्ट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और हम यहां से एक बात और कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपकी फोकल लेंथ किसी मिरर की 5 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब वो स्फीयर जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। अगर मैं उसका पूरा बनाऊं कि किसका था, तो उसका रेडियस कितना रहा होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर वो फोकस कितना दिखा रहा है आपका, 5 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन होता है, छोटा सा रिलेशन है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। रिलेशन किस किस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर है एफ। आर से मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ का मतलब आप समझ चुके हैं पहले से ही, फोकल लेंथ को मैंने यहां पर डिनोट किया है। चलिए स्टूडेंट, तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं अलग अलग केसेस में, जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह प्लेस्ड किया जाता है। क्योंकि मिरर में स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर में जो है वो इमेज की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहता है वही आपकी साइज रहता है इमेज का। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, उसमें जो इमेज होती है वो डिफर करती है आपके ऑब्जेक्ट के साइज से। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमारे जो बाइक होते हैं या फिर जो कार होती हैं, उसमें जो साइड व्यू जो रहता है आपका, जो साइड मिरर रहता है आपका, उसमें साफ साफ लिखा भी रहता है कि जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं असलियत में। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इमेज जो है छोटी या बड़ी हो जाती है। हम लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो शेविंग मिरर की तरह हम लोग यूज करते हैं, वो मिरर जो शेविंग की तरह यूज किया जाता है, उसमें हमारा जो इमेज है वो बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर्स जो हैं अलग तरीके से काम करते हैं। उसमें आपकी इमेज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि बढ़ती कब है, घटती कब है, ऑब्जेक्ट पर क्या उसका डिपेंडेंसी रहती है और किन किन चीजों पर डिपेंडेंसी रहती है, इन्हीं रूल के माध्यम से, इन्हीं रूल के हिसाब से। चलिए स्टूडेंट्स, तो वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम्स बनते हैं। पहले सबसे पहले कॉन्केव के लिए, फिर देखेंगे कॉन्वेक्स के। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये सीख लिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं एक डायग्राम को बनाने के लिए, इमेज डायग्राम्स को बनाने के लिए। हम लोग उनको इमेज डायग्राम बना के देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे जो हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर, कि कॉन्केव मिरर किस तरीके से इमेजेस बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 5 या 6 केसेस आई थिंक, हम एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस इसमें होता है जब आपका कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स आपका, केस फर्स्ट। इसमें केस फर्स्ट होता है स्टूडेंट आपका कि व्हेन, चलिए यहां से पहले केस फर्स्ट होता है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया जाएगा। तो केस फर्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया इसमें पोल, ये इसमें हो गया आपका फोकस, ये पॉइंट आपका हो गया फोकस, ये पॉइंट आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो यहां रखा हुआ है। केस फर्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है। या फिर आपको अगर बुक में ये लिखा हुआ मिल जाए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपनी रे डायग्राम्स अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फोकस पोल से ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहां की दूरी भी 2 सेंटीमीटर रखिएगा।
क्योंकि जस्ट इसका ट्वाइस होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसके ट्वाइस रखिएगा, तो रे डायग्राम आपका बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बनेगा। क्योंकि हम लोग इस पर बना रहे हैं तो हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले से रिजल्ट पता होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, मगर सही तरीका बनाने का वही है कि जिसमें आप लोग फोकस का जस्ट डबल लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट पास होगी फोकस से। एक्चुअली में वो जहां से पास होगी वही फोकस होता है, ठीक है ना। दोनों बात एक ही है, लेकिन रे ऑफ हमें तो मालूम नहीं कि फोकस कहां है, तो हम लोग रे ऑफ लाइट को देते हैं, वो जहां से पास होती है उसी को फोकस मान लेते हैं। लेकिन हम लोग को डायग्राम में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिलेशन पहले से ही पता होता है, इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर यहां से पास होगी, वो वाला पॉइंट हम लोग बोलेंगे फोकस, तो ये इसका फोकस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी और वो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, और ये हमने पॉइंट पढ़ चुके थे कि अगर रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल है तो फोकस से पास होती है। ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी मीट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के यहां पे। तो हमने देखा कि जो अब ये दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। अब ये वाली रे और ये वाली रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर, तो यहां इस वाले पॉइंट पर इनकी जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन होगा, मान लेते हैं कि अगर ये A है और ये आपका B है, इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहां पर बन जाएगा A डैश और यहां बन जाएगा B डैश। जो आपका ये हेड है वो नीचे की तरफ आएगा, जो आपका टेल है वो नीचे की तरफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, अगर आप ये रखा हुआ है और यहां पर आपने अगर क्या लगा रखा है, कॉन्केव मिरर लगा रखा है, और यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं उसे, तो जो इसकी इमेज है स्क्रीन पर वो इस तरीके से नजर आएगी नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है और ये नीचे की तरफ नजर आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये रहता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है आपका तो जो इमेज है आपकी वो नीचे की तरफ बनती है। क्लियर बात। चलिए, अब इसका हमें कमेंट करना पड़ता है नेचर पर, इसका नेचर कैसा रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका नेचर हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसका जो नेचर है, अगर हम लोग देखें इसकी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि अगर हम लोग इस तरीके से देखें रे ऑफ लाइट किस तरीके से इसमें वेरी करती है, तो हमें इसका नेचर भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। पहली बात, इसका जो नेचर है वो ये जो है वो रियल होती है। देखते हैं कैसे। रियल इमेजेस वो होती हैं जिनका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग होने के बाद वो एक्चुअल में मीट होती है। ये इमेज इस तरीके से पास होकर फोकस से नीचे की तरफ आ जाएगी, फोकस से नीचे की तरफ आ जाएगी। ये रे ऑफ लाइट फोकस से नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से जा रही है और इस तरीके से जाएगी और रिफ्लेक्शन से पास होके वो यहां मिल जाएगी। तो यहां पर उसकी जो है वो इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये A डैश था, ये B डैश था, यहां पर उसकी इमेज बन रही थी। तो क्या ये अब असलियत में मिल रही है रेज ऑफ लाइट या नहीं? ये एक्चुअल में मीट हो रही है। ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पर, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर। जब रे ऑफ लाइट आपकी एक्चुअल में मीट होंगी स्टूडेंट्स, तो हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट है तो रियल इमेज, जब एक्चुअल मीट नहीं होंगी, हमें ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो इस वाले केस में बताइए आप कि क्या इसमें रे ऑफ लाइट जो है वो रियल है या वर्चुअल? इस वाले केस में आपकी जो है वो रियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज बनेगी कहां पर। तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज इज
image is formed between center of curvature and focus of the mirror। तो इमेज बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिरर के। दो बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तीसरा इस पर कमेंट करना होता है कि इमेज जो बनेगी उसका साइज कैसा रहेगा। तो इमेज जो बनेगी स्टूडेंट्स उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा पहले वाले केस में। जब आप इस रे डायग्राम को कॉपी पर स्केल से बनाओगे, फोकस को लोगे 2 सेंटीमीटर तो उसको 4 सेंटीमीटर लोगे, तो एक्चुअल में आपको दिख जाएगी कि इमेज जो है बिल्कुल जो है वो छोटी ही बनेगी। तो बिल्कुल प्रॉपर टाइप का वो होगा, लेकिन हमें पहले से रिजल्ट मालूम है तो हमने ऐसा करके दिखाया है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका ये है तो इमेज आपकी ये है। तो पहले वाले केस में जो इमेज है वो बनती है छोटी, और छोटी वाली इमेज को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इमेज जो है इसमें कैसी बनेगी, वो डिमिनिश्ड बनेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपली स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इमेज जो है बनेगी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इमेज बनती है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो ये वाली वो क्लियर हो गई होगी किस तरीके से इसमें रहता है। तो ये हमारा पहला केस क्लियर हो गया आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा केस जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। आपको एक बार रूल पता चल गए तो सारी चीजें आसानी से बन जाती हैं। ये आपका था पहला, ये इसका नेचर था किस तरीके से रहेगा। चलिए अब दूसरा केस समझ लेते हैं हम लोग। दूसरा केस में आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। आपका ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाता है। देखते हैं किस तरीके से फिर इमेज बनती है। ये आपने लिया कॉनकेव मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपकी सिल्वर की पॉलिशिंग। यहां पर आप लोग लगभग हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका फोकस, ये यहां से, तो इसका जस्ट डबल हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां पर जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये आपका ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में, किस वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा रहता है, एट द सेंटर ऑफ curvature. When the object is placed at center of curvature, the image formed by the object is of same size as the object. आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज इन्वर्टेड है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, और क्योंकि एक्चुअल में मीट हो रही है रिफ्लेक्टिंग रेज, इसलिए वो रियल भी है। तो इमेज सबसे पहली बात रियल है, दूसरी बात रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। अगर आप लोग इसकी इमेज देखेंगे, अगर ये मार्कर ऐसा रखा हुआ है तो इसकी इमेज बनेगी ऐसे, तो इन्वर्टेड है। तीसरी बात सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात के बाद चौथी बात यह है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी वहीं बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से काम हो रहा है। चलिए, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट, दूसरा केस जिसमें एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज ही वही बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, तो ये वाला जो केस है इसमें साइज जो है वो सेम रहता है, जैसा कि प्लेन मिरर में हम लोग को अपना साइज सेम दिखता है, इसी तरीके से इसमें भी रहता है। लेकिन इसमें साइज तो सेम रहता है, लेकिन इसमें इमेज इन्वर्टेड बनती है।
प्लेनर में जो है इमेज इन्वर्टेड नहीं होती, इसमें इमेज इन्वर्टेड बनती है, बस साइज सेम रहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। अपना नेक्स्ट केस है आपका नेक्स्ट केस आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज कहां बनेगी देखते हैं। कॉनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी हमने स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर लिया और प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। जहां पर मीट हो रही है वो पोल है। अंदाजे से हमने फोकस ले लिया, अंदाजे से हमने फोकस ले लिया। देखिए कैसे लिया, ये आपका पोल, ये आपका यहां पर फोकस, इसके जस्ट डबल लगभग यहां से ये और यहां से जस्ट डबल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लगा लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जस्ट बीच में। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लगा लिया है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, इसको ले लेता हूं ए और इसको ले लेता हूं बी। बहुत आसान है, हमने जो रूल्स पढ़ लिए वही है। दो रे निकालनी है, एक फोकस से पास हो जानी है, एक फोकस के पास से पैरेलल हो जानी है, सिंपल सा। चलिए देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी। एक रे ऑफ लाइट निकलेगी यहां से जो रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जाएगी फोकस से। ठीक है, इसके बाद एक रे ऑफ लाइट आएगी यहां से, एक रे ऑफ लाइट आएगी स्टूडेंट्स यहां से, फोकस से सीधे पास होगी, फोकस से सीधे जाएगी यहां पर, फिर मिरर से हिट करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो लाइट फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट यहां से गई और इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए देखते हैं, तो इसके बाद वो लाइट पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से आएगी फिर लाइट पैरेलल हो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले रूल बता दिए थे सारे, उसमें ये सबसे जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था और सेकंड वाला वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। हमें करना क्या होगा, हर एक रे डायग्राम में एक रे ऑफ लाइट निकालनी होती है, जो पहले होती है वो फोकस से पास हो जाती है, फिर एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है, सॉरी फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, सब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जहां ये दोनों रे ऑफ लाइट मिल जाती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। ये रे ऑफ लाइट आपकी यहां बनी है तो इमेज फॉर्म यहां होगी, ए डैश बी डैश। इस वाले केस में स्टूडेंट्स हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात इमेज रियल है, सबसे पहली बात इमेज रियल है। इमेज रिफ्लेक्टिंग जो रेज है लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट हो रही है, तो इमेज पहली बात रियल है। ठीक है, तो इमेज इज रियल। दूसरी बात इमेज इज इन्वर्टेड। दूसरी बात यह है कि इमेज कैसी है आपकी, इन्वर्टेड है, उल्टी है। यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे बन रहा है और यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और यहां पर इमेज ऐसे बन रही है, इमेज इज इन्वर्टेड। तीसरी बात इसमें यह है कि इमेज इज इनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से इस बार बड़ी है इमेज, ऑब्जेक्ट से इस बार इमेज बड़ी है, इसका मतलब इमेज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। या फिर हम लोग ये भी यूज कर लेते हैं कि इमेज इज इनलार्ज्ड, एक वर्ड है इसमें एनलार्ज्ड या फिर लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, एक ही बात है दोनों की। लिख लेते हैं इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से साइज बढ़ जाएगा इस बार। ठीक है, और चौथी बात इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी। चलिए लिख लेते हैं इमेज
is formed beyond the center of कर्वेचर। ये चार प्रॉपर्टीज रहेंगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फाउंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा केस रहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस तरीके से हमारे पास ये चार पॉइंट बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट केस में चलते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट केस है आपका स्टूडेंट्स वो है आपका व्हेन इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के आगे जो इमेज कहां पर रख दिया जाएगी, फोकस पर। तब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये नेचर रहता है। चलिए देखिए, फोर्थ केस है स्टूडेंट्स आपका कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दोगे तो इमेज कैसे बनेगी, क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसमें कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, और ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, यहां से लग गया हमने फोकस, यहां से इतना डिस्टेंस उतना ही यहां से डिस्टेंस करके हमने बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर बना लिया। ठीक है, इस वाले केस में फोकस का ऑब्जेक्ट है, फोकस का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। देखते हैं कि क्या किस तरीके से रे डायग्राम बनता है और किस तरीके से इसका नेचर रहता है, किसका, इमेज का। देखिए रे ऑफ लाइट निकलेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पास हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जाएगी फोकस से। आप लोग स्केल यूज कर सकते हैं नोटबुक में, तो डायग्राम परफेक्ट बनेगा। फोकस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जाएगी लाइट फोकस से। ठीक है, डायग्राम का जो एक रे ऑफ लाइट हमने बना लिया। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट अब एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर पैरेलल जा रही होती थी, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर रखा हुआ है, तो इस बार वो वाला केस जो है जिसमें खुद फोकस से पास होकर पैरेलल जा रही होती, वो रे ऑफ लाइट इस बार पॉसिबल नहीं होगी। तो इस बार जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे चौथा वाला, जो हमने रूल बताया था आपको कि अगर एक रे ऑफ लाइट सीधे पोल पे गिर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके वो मूव कर देती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए वो केस आपको याद होगा, यूज कर लेते हैं उसे। अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे किस पे गिर रही है, पोल पे गिर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे पोल पे गिर रही है, रे ऑफ लाइट सीधे पोल पे गिर रही है, तो फिर वो क्या होगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर लेगी और फिर वो सीधे निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ बराबर होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिर रही है तो वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके सीधे यहां से निकल जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट इसका डायग्राम बन रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, एक रे ऑफ लाइट खुद फोकस से पास हो जाती है, एक रे ऑफ लाइट पोल पे डायरेक्ट आती है, फिर वो ऐसे पास हो जाती है। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा था रूल्स का। चलिए इस बार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास नेचर रहेगा। रे ऑफ लाइट डायरेक्शन हमने शो करी एरो से, इसमें ये रहेगा। ठीक है, नेचर देखते हैं। पहला नेचर, इमेजेस रियल होंगी। ये समझने की बहुत जरूरी है कि इस बार तो वो मीट ही नहीं कर रही थी रे ऑफ लाइट,
फिर भी हम लोग इसे रियल क्यों बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट, ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो इमेज बनेगी इसकी, ये बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। इमेज जो बनेगी वो आपकी कहां बनेगी? इस पर, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब यह है कि फोकस तो आपका बहुत छोटा है, फोकस तो आपका बहुत छोटा है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस जो होगी, जो आपकी v होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? फोकस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंपैरिजन में जो आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है यहां पर वो बनेगी, वो बहुत ज्यादा है, तो ये लगभग इनफाइनाइट टाइम्स उससे ज्यादा है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि इमेज कहां फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पर, क्योंकि पैरेलल लाइट जो जब ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो ये लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि इमेज बनेगी नहीं, इमेज बनेगी, लेकिन फोकस की कंपैरिजन में जो होगी वो बहुत दूर होगी इसकी कंपैरिजन में, इसीलिए इसको बोला जाता है एट इन्फिनिटी। दूसरी बात, क्योंकि इमेज जो है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, जैसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी इन्फिनिटी पर, रेज असले तो मीट तो नहीं कर रही है, लेकिन इन्फिनिटी पे अगर इमेज अगर बन रही है, इसलिए इस वाली बात को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। ऐसा हमें रियल इमेज इसलिए क्योंकि इससे हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है वो अपीयर हो रही है, यहाँ पर एक्चुअल रेज जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दूसरा, ये इन्फिनिटी पर रहता है। तीसरा, इमेज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज के साथ स्टूडेंट्स आप लोग ये इन्वर्टेड वाला वर्ड याद कर लीजिए। जब जब इमेज आपकी रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड होती है, ये कंफर्म है। तो इस रियल के साथ आप लोग इन्वर्टेड वाला वर्ड याद भी कर सकते हैं अगर आप लोग कभी भूल जाएं कि इमेज कैसी बनेगी केस में। तो अगर इमेज रियल बन रही है तो वो इन्वर्टेड जरूर बनेगी। चलिए, रियल और इमेज बनेगी कहां पर? इमेज बनेगी कहां पर? एट इन्फिनिटी। इमेज का साइज क्या होगा? इमेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इमेज जो होगी वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इमेज इज एनलार्ज्ड। इमेज जो होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी इस बार ऑब्जेक्ट के साइज। लेकिन इसको हमें अगर देखना है अगर इसकी इमेज को, तो हमें मिरर से बहुत ज्यादा पीछे जाके स्क्रीन रखनी पड़ेगी। अगर फोकस आपका 2 सेंटीमीटर है, फोकस आपका 2 सेंटीमीटर है और आप चाहते हैं कि आप इसकी इमेज देखें, तो आपको लगभग 20 मीटर पीछे या 30 मीटर पीछे जो है आपको क्या रखना पड़ेगा? स्क्रीन रखनी पड़ेगी इसको ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कैसी बनेगी? आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो कैमरा होता है उसमें भी एक ऑप्शन आता है, जब हम लोग ये चूज करते हैं, फोकस लेते हैं हम लोग, जब कैमरे में फोकस चेंज करते हैं तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है इन्फिनिटी का। इसका मतलब ये नहीं उसमें इमेज बनती नहीं है, उसमें इमेज बनती है, लेकिन उसका जो फोकस होता है उसके कंपैरिजन में इमेज जो है बहुत ज्यादा पीछे बनती है। तो इसका बस मतलब ये था कि अगर फोकस का ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये इमेज आपकी इस तरीके से बनेगी। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही इमेज जो है वो, इमेज का साइज जो है वो बढ़ता है। जब यहां रखा था तो इमेज छोटी बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज की बनी थी, यहां पर एनलार्ज बनी थी, यहां पर वेरी एनलार्ज बनी है। और अब आगे वाला केस देखते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं कॉन्केव मिरर के, इमेज का साइज भी बढ़ता जाता है। और हम लोग अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। इसके स्टूडेंट्स एक केस और रह गया है, उसके बाद इसका एक सिंपलीफाइड वाला केस आएगा, वो देखेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट केस है इसका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है इसका केस नंबर 5। और केस नंबर 5 में स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया जाता है फोकस और पोल के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हल्का सा फर्क पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा गौर से देखना है। देखिए, कॉन्केव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पोल यहां से जितनी दूरी पर फोकस, उतनी ही दूरी
सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से दुगनी दूरी, फोकस से उतनी ही दूरी। चलिए इस बार हमारा केस नंबर 5 है, फोकस और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर दिस टाइम। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है। इस बार होगा स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका ये, तो इस बार जो है अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास हो जाएगी फोकस से, ठीक है स्टूडेंट्स। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहती है पैरेलल, और वो पास हो जाती है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसमें दूसरी एक रे ऑफ लाइट भी रहती है जो ऐसे निकलेगी, और वो कहां से पास होगी देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट इसमें निकलेगी पोल की तरफ, और ये हमारा फोर्थ वाला रूल हो गया, अगर पोल की तरफ कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। इस वाले एंगल पे आई है तो इस वाले एंगल पे ही चली जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जिस वाले एंगल से आई है उस वाले एंगल से वापस हो जाएगी। यहां पर आई है तो इस वाले एंगल से इधर की तरफ चली जाएगी। बात ठीक लगी स्टूडेंट, आपको समझ में आई? फोर्थ हमने ये अपना जो पॉइंट था रूल्स का वो यूज किया। एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, फोकस से गुजर गई, एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, इधर की तरफ चली गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा यहां पे, रिफ्लेक्टेड रेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मिलेंगी ही नहीं, आपको दिख रहा होगा कभी नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या है, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है। अब यहां पर एक नया टर्म आता है स्टूडेंट्स कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है उसका जब फोकस और पोल के बीच में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है। इसका हम लोग प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं इसको यूज करते हैं टीथ्स के लिए, शेविंग मिरर के लिए वो ये यूज किया जाता है। अगर हम लोग शेविंग मिरर यूज करें तो हम लोग बहुत उसके नजदीक आते हैं, अगर हम उसके फोकस और पोल के बीच में आ गए स्टूडेंट्स तो क्या होता है, हमारा जो साइज है वो सीधा हमें दिखता है, वो जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। तो देखते हैं इसमें ये वाला केस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता हुआ आ रहा था, इस वाले केस में पहली बार ऐसा होगा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। देखते हैं कैसे। यहां से पास हुई, यहां से पास हुई, मिलेंगी नहीं, ये मिलेंगी पीछे की तरफ मिलेंगी। अगर कोई पर्सन यहां पर आई है, उसकी इधर की तरफ आई है और वो अगर देखता है इमेज तो उसे ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रेज पीछे से आ रही है। हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग तो रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएगा, हमारा दिमाग ये देखता है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज पीछे की तरफ से आ रही है। वही केस करता है जो हमारा दिमाग प्लेन मिरर के केस में करता है। तो वो क्या करता है, इमेज को मिरर के पीछे बना देता है। इसी तरीके से कॉन्केव मिरर के इस वाले केस में जो आइस हम लोग देखेंगे तो ये इमेज को पीछे की तरफ ले जाएंगी, इस वाले इमेज रेस को पीछे की तरफ ले जाएंगी और इस वाले रेस को भी वो पीछे की तरफ ले जाएंगी। तो ये जो इमेज है हमें इसकी वो यहां नजर आएगी। जब हम लोग आइस से देखेंगे तो इसको हमारी आइस मिरर के पीछे ले जाएंगी और उसकी जो इमेज है आपको यहां नजर आएगी ऑन दी अदर साइड ऑफ द मिरर। अब इस बार एक्चुअल में तो मिलने नहीं थी रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, वर्चुअल है इस बार इमेज। इस बार रेस जो है वो एक्चुअल रेस जो है वो नहीं मिलने, इसलिए वर्चुअल है। दूसरा केस स्टूडेंट्स, इमेज जो है वर्चुअल है लेकिन साथ ही साथ इमेज इस बार इन्वर्टेड नहीं है, इमेज इस बार डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, इमेज भी ऐसे ही बनी। तो
तो ऑब्जेक्ट अगर सीधा था इमेज भी सीधी बनी, इन्वर्टेड नहीं है इस बार इरेक्ट इमेज बनी है। चलिए, सबसे पहली बात वर्चुअल है, दूसरी बात इन्वर्टेड है, और तीसरी और सबसे खास बात कि इमेज एनलार्ज्ड है, इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो कॉनकेव मिरर का जो सबसे ठीक जो पार्ट है वो ये है, हम इस वाले केस को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इमेज इसमें हमारी इरेक्ट दिखती है, उल्टी नहीं होती। बाकी सब वाले केस में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी सारे केसेस में। चलिए, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है। कॉनकेव मिरर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस वाले केस का ही है जिसमें फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप ये मत सोचिएगा कि फोकस तो बहुत छोटी चीज होती है, तो फोकस को कैसे फोकस और पोल के बीच में बहुत नजदीक आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपसे हमको समझाया जा रहा है, किसी भी मिरर के फोकस को बढ़ाया भी जा सकता है। फोकस को थोड़ी 2 सेंटीमीटर लेना है, हम लोग स्फीयर से उसे ऐसे कट करें कि उसका फोकस बढ़ जाए, तो जब भी वो रखा जाएगा तो हमें वो इन्वर्टेड दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत नजदीक आना पड़ेगा उसके फोकस के लिए। ऐसे इमेजेस जो डेंटिस्ट यूज करते हैं या फिर शेविंग मिरर की तरह यूज होते हैं, उनके फोकस को बढ़ा दिया जाता है, उस मिरर का फोकस ज्यादा रहता है, तो हम आसानी से उसमें इमेज देख लेते हैं, हमें ज्यादा नजदीक आने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसका फोकस बढ़ जाता है। तो उसका आप लोग कंफ्यूज उसमें मत होइएगा कि हमें बहुत नजदीक आना पड़ेगा सर, पोलर फोकस के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होती है और उसके नजदीक कैसे है। फोकस उनका बड़ा हुआ होता है, बड़े फोकस के मिरर होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। तो ये वर्चुअल, दूसरी बात इरेक्ट, तीसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इमेज की जो साइज है वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एलआरजी बोल देते हैं जैसे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि इस बार जो इमेज है वो अदर साइड ऑफ द मिरर बनती है, दूसरी तरफ बनती है। तो स्टूडेंट ये आपका फिफ्थ केस था जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। एक स्टूडेंट्स इसका एक 6th केस और है, मैं आपको नीचे ही समझा दे रहा हूं, वो इतना यूजफुल तो बहुत है, वो वाला केस यूजफुल तो बहुत है, उसका डायग्राम बहुत सिंपल सा है, तो मैं आपको वहां पर ही नीचे समझा दे रहा हूं। केस नंबर 6, वो यूज कहां होगा, उसका क्या यूज है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि उसका यूज कहां होगा। यूजफुल बहुत है वो, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी से उसका क्योंकि डायग्राम सिंपल है तो हम लोग उसे देख लेते हैं। देखिए 6th केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा जाता है, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमसे। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो रेज जो है वो पैरेलल आएंगी। और स्टूडेंट समझ ही लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो रेज पैरेलल क्या मतलब है, रेज कैसे पैरेलल होगी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। क्योंकि अगर हम लोग अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट ले रहे थे उसमें से 2 रेज निकाल रहे थे, एक फोकस से पास हो रही थी और एक रिफ्लेक्शन होकर फोकस से पास हो रही थी। इस बार हम लोग जब इन्फिनिटी पर लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रेज को पैरेलल मान रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट तो रखा ही होगा तो उससे 2 रेज निकाल रहे हैं और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे मेट करवा के इमेज बनाते हैं। इस बार जब आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो आप अपनी किताबों में, अपनी एनसीईआरटी में, अपनी रेफरेंस बुक में देखोगे हर किसी किताब में कि ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी और फिर वो कहीं जाके मीट करेंगे। तो सबसे पहले बात, हमें मीट करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हम लोग उसको क्यों मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर से है, फोकस के मुकाबले, मिरर के फोकस के मुकाबले कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो हम लोग क्यों मान लेते हैं कि रेस पैरेलल है। और स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई एक मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या पैरेलल है, कोई कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत दूर से सन से रेज आ रही है आपके पास। सन हमारे यहाँ से बहुत दूर है, आपके मिरर का फोकस कुछ भी हो उसके कंपैरिजन में उसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी ही है, नेग्लिजिबल ही है लगभग आपकी जो फोकस डिस्टेंस है। अगर सन से आपके पास रेज आ रही है, इन्फिनिटी बॉडी से आपके पास अगर रेज आ रही है, जो कि आती हैं, तो वो इतनी दूर से आ रही है स्टूडेंट्स रेज कि जब तक वो आपके पास आएंगी सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी।
क्योंकि सन तो एक डायरेक्शन में फोकस कर नहीं रहा बीम निकालने के लिए, वो तो हर एक डायरेक्शन में निकाल रहा है। अब वो रेज जो आपकी डायरेक्शन में आ रही थी तो वो इतनी दूर से आ रही थी कि वो आपके आस आते 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 एक दूसरे की कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई चीज बहुत दूर रखी हुई होगी तो वो रेज जो आपकी तरफ आ रही हैं वो एक दूसरे की पैरेलल होंगी। इसीलिए हम लोग जब ऑब्जेक्ट को मानते हैं कि वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो हम उसके लिए दो रेज का यूज नहीं करते, हम उसके लिए ज्यादा रेस का यूज करते हैं और एक दूसरे के कंपैरिजन में सारी रेस को पैरेलल हम लोग यूज करते हैं। ये डायग्राम बहुत सिंपल लगता है, किताबों में इसका जो है वो उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायग्राम आता भी नहीं आता ये सिलेबस में, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटी, अभी तक सारी दो रेस यूज कर रहे थे, इन्फिनिटी पर रखा गया तो ज्यादा रेस हो गई, तो ऐसा क्यों किया? तो सिंपल सा इसीलिए किया कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो हम तक पहुंचने में वो जब सारी डायरेक्शन में रेस निकालेगा तो सारी रेस होंगी उसकी पैरेलल, तो उसकी एक रेज नहीं होगी, उसके पास ज्यादा रेज होगी। चलिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट, रेज सारी एक दूसरे से पैरेलल आएंगी। केस नंबर 6 है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सारी रेज पैरेलल होंगी एक दूसरे की, और फिर रूल लगेगा फर्स्ट नंबर वाला, अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो सब मीट करती है फोकस पर। अगर मैं यहां पर इसका फोकस बना लूं तो ये वाली रे जो पैरेलल है, ये वाली रे जो पैरेलल है ये मीट कर जाएगी आपके पास फोकस पर, ये रे यहां से आई आपकी, चलिए स्टूडेंट इस वाले डायग्राम को दोबारा से मैं आपको बना देता हूं। आपके पास ये है, आपके पास कॉनकेव मिरर, आपने इधर से पॉलिशिंग कर दी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी पैरेलल रे आएगी और फोकस पर मीट हो जाएगी, ये आपकी एक और पैरेलल रे आएगी फोकस पर मीट हो जाएगी, आपकी इधर से एक और पैरेलल रे आएगी फोकस पे मीट हो जाएगी, और आपकी और कोई पैरेलल रे आएगी तो वो भी किस पर मीट हो जाएगी स्टूडेंट्स, फोकस पर मीट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही होती हैं, बीम आ रही होती है लाइट की, और वो सब किस पर मीट हो जाती हैं, फोकस पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी स्टूडेंट्स, फोकस पर। तो कभी कभार अभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन वेयर इट्स इमेज विल फॉर्म्ड, तो उसकी इमेज जो है वो बनेगी फोकस पर बनेगी। तो ये हमारा था स्टूडेंट केस नंबर 6 जिसमें हम लोग इमेज बनती है इंफिनिटी पर। तो ये आखिरी केस था, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से अब कि कॉनकेव मिरर इमेजेस कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को जिस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है वो फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स।